फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हम आपको आ रहे हैं सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने आपको विद्युत क्या है, न्यूट्रॉन विद्युत क्या है, उसका इतिहास, आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दो समान आवेशों में व्यतिकर्षण बल और असमान यानी विजातीय आवेशों में आकर्षण बल का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, प्रायोगिक रूप से हम बताए पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा पढ़ाया जा चुका है, मैंने आपको कहा भी था कि थ्योरिकल क्वेश्चन है, हम कोशिश ये करें कि थ्योरिकल क्वेश्चन को भी हमें रटना नहीं पड़े। उसको मैं आज आपको सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि फिजिक्स डेरिवेशन बेसिस है 12 की, प्लस जितने भी आपको थ्योरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, मेरा ये कोशिश होगी कि आप उसको भी कहीं भी रटने की कोशिश नहीं करें। अभी तक मेरा अनुभव ये कहता है कि फिजिक्स में जो लोग रटते हैं उन्हें फिजिक्स टफ लगती है और हमेशा बायोलॉजी वालों को ज़्यादातर टफ लगती है। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करते जाएंगे, तो फिर फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज, ये आपको बताऊँ। ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा है, प्रत्येक पदार्थ एवरी सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैनी एटम्स होंगे, उससे कॉन्सिस्ट होंगे। अब जो परमाणु होंगे यानी एटम्स जो होंगे, उसका जो समस्त भाग होगा उसके केंद्रीय भाग में स्थित नाभिक में स्थित होगा, जो न्यूक्लियस होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पर ये पूरा इसका समस्त भाग केंद्रित होगा। अब नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं यानी इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहता, और प्रोटॉन इन पर क्या होता है, धनावेश होता है। अब इसके आगे आप एक डॉट डॉट लाइन देख रहे हो, तो इसकी जो विभिन्न कक्षाएं हैं, स्थायी कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ देख रहे हो आप, जो नियर बाई ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ लिखा हुआ है बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट है यहाँ लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि ये बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है। ठीक, तो क्या होता है कि जो नियर बाई ऑर्बिट्स में होते हैं यानी जो निकटतम कक्षाओं में होते हैं, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत प्रबल होगा, आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो उससे बने रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जैसे जैसे इसकी सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है, अब दूरी जैसे ही बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आकर्षण बल वीक होगा। तो जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसका बहुत कम हो जाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आगे आप कूलम्स लॉ में भी पढ़ेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 1/r², यानी जो r क्या है यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस होगी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और इससे अपन क्या सीखेंगे कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, अब जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उसका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जो लास्ट ऑर्बिट होगा यानी डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी, दूरी और ज़्यादा बढ़ेगी, उतना आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अब बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। कौन करते हैं, यही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, जो बोर्ड क्वेश्चन बनता है, एवं इसके आधार पर क्या करना है, अपने लिए घर्षण विद्युत की व्याख्या करना। स्टेट electronic theory of origin of charge, and on the basis of this theory define friction electricity।
ये अपने लिए क्वेश्चन आएगा बोर्ड में जो बनता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात आते हैं कि इससे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। इनका जो जैसे यहाँ पर प्रोटॉन पर धन आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इनका एल्जेब्रिक सम देखें परिमाण में दोनों बराबर होंगे, यानी यहाँ पर +2 यदि मान लो चार्ज हो रहा है तो यहाँ -2 होगा। उनका एल्जेब्रिक सम देखें तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब मान लो जैसे ये मान लो ये चौक ली, इसको इससे आपने रख दिया, ठीक, इसको यदि अपन कांच की छड़ मान लें यानी गिलास को मान ली, इसको क्या लिया, सिल्क क्लॉथ यानी जो कपड़ा ले लिया यहाँ पर अपने, कौन सा, सिल्क, ठीक, यानी रेशम का कपड़ा। अब इनको हम रगड़ते हैं। अब जैसे ही रगड़ा यहाँ पर तो क्या होगा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुंचे, क्लॉथ पर पहुंचे, सिल्क क्लॉथ पर यानी रेशम की कपड़े पर। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा किस पर, गिलास के ऊपर, और इस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। क्लियर होगा। तो ये पूरा जो प्रिंसिपल है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्लियर हो गया। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे उसमें सुचालक यानी कंडक्टर और दूसरे हैं कुचालक यानी इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी। ये आखिर क्या होगा, ये जैसे हम ये चौकी पर पड़े होंगे, यही लकड़ी का डस्टर हम ले लेंगे, तो ये दोनों आपको पता है, ये प्लास्टिक का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, विद्युत रोधी है, कुचालक है, इंसुलेटर है, यानी इसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता। अब इसके बाद आते हैं सुचालक कंडक्टर, जो भी मेटल्स की जो होती है, जैसे मान लो आपने ये मेटल लिया, अब इसको जैसे हमने चार्ज दिया, ये चार्ज क्या होगा, फैल जाता है। लेकिन यदि मान लो ये बोतल ले ली, लकड़ी ले ली, प्लास्टिक ले ली, कांच ले लिया, गिलास, और इसमें जैसे ही चार्ज दिया तो वो स्थिर रहेगा, वो नहीं फैलेगा। अब कल मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था उसमें ये कहा भी था कि जैसे ही आप कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं और उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कंघी से हम देखते हैं कि जो कागज़ के छोटे टुकड़े हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसकी जगह कोई रॉड ले लें, यानी कोई जो कंडक्टर सब्सटेंस ले लें, यानी चालक जो दिया हुआ है छड़, यदि अपन वो ले लें तो क्या होगा, उसको लेने से यदि मान लो अपन रब करते हैं सिस्टम, तो नहीं, क्यों नहीं होगा, कि जैसे ही वहाँ पर चार्ज होगा, यदि चार्ज उत्पन्न होता है तो हमारी बॉडी से लेके नीचे निकल जाता है। तो चालक जैसे आगे आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी जब मनुष्य का शरीर होता है वो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, तो इसकी कैपेसिटी आप आगे पढ़ेंगे वो 10 किलो ओम यानी 10 किलो ओम कहलाती है। इसके बाद जो अर्थ है उसमें भी आप इलेक्ट्रिक भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिक सुचालक मानी गई। तो छोटी छोटी इनकी अपने लिए चर्चा करना आवश्यक है, कुचालक क्या होता है और सुचालक क्या होता है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, वो आपको मिलेगा बीजीएओ संरक्षण का नियम, आवेश का, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण, वो अपन अगले टॉपिक में। अभी आपने पढ़ा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत एवं इस सिद्धांत से घर्षण विद्युत की व्याख्या। घर्षण विद्युत में आपको हमने बताया था कि जैसे दो पदार्थ, कोई भी दो सब्सटेंस हैं, एक को यदि हम कांच की छड़ मान लें और एक को ये क्या मान लिए, सिल्क यानी रेशम का कपड़ा, ठीक। अब जब इन दोनों को रब्त करते हैं, इनको रगड़ते हैं, तो क्या होता है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ये आपने पढ़ा। अब जो अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और नेक्स्ट इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आवेश का संरक्षण, इसको समझाने के पहले आपने कक्षा 11 में एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो
उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट क्या करते हैं, केवल ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी। यानी किसी पदार्थ में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। जैसे आपने गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की ये आपने कक्षा 11 में पढ़ी है। उसी तरह से जो आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन बनता है कि आवेश के संरक्षण का नियम लिखिए, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल हम वहीं से उठा रहे हैं जो आपको अभी आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने आपको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत की व्याख्या बताई कि जैसे मान लो एक कांच है, कांच की छड़ ले लें, तो एक मान लो एक रेशम का कपड़ा लिया। अब दोनों को यदि हमने आपस में रगड़ा तो क्या होगा, इस पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, तो इस रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। यही इसको लॉ के रूप में बता सकते हैं कि किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसको आप इस शब्द पे भी आप देखेंगे पृथककृत निकाय, इसको भी समझाएंगे। अभी आप केवल स्टेटमेंट जो है उसको देखें, किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है पृथककृत निकाय, इसमें इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम या पृथककृत निकाय आपका है क्या, तो जैसे आपने ये लिया, एक आपने कांच की छड़ ली, एक आपने रेशम का कपड़ा लिया, तो एक सिस्टम हो गया। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, मतलब अलग से कोई आवेश यहाँ नहीं आएगा ना बाहर जाएगा, एक सिस्टम हो गया। इसके बाहर ना तो बाहर से यहाँ अपन आवेश लेंगे, अदर सिस्टम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अपन यहाँ रब्ड करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे, मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुँचेंगे, वूलन क्लॉथ पर यानी सिल्क क्लॉथ पर, जो सिल्क क्लॉथ अपन ने लिया है तो ठीक। तो किसी पृथककृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अब मान लो सपोज करो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल के गए, कहाँ गए, रेशम के कपड़े पर गए, तो यहाँ पर क्या होगा था, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन की कम हुई, तो यहाँ क्या हो गया +2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। अब इन दोनों का अलजेब्रिक सम देखें तो +2 और -2 को यदि अपन जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। यानी जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, जितनी कमी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है वहाँ पर उतनी अधिकता। अब इनका जो अलजेब्रिक करें हम, चूंकि जहाँ अधिकता होती है वहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी इनका अलजेब्रिक सम यानी VGAO क्या होगा, 0। अपन क्या कह सकते हैं, किसी पृथक निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। बात समझ में आ गई। कांच के और जैसे आपने रेशम के कपड़े का उदाहरण लेके किया है, किसी भी आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेके इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आते हैं अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसको बताने के पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वाले क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन में भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। कई बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश है, एक कूलम आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कई बार पूछा है। इसको आगे मैं जब इसको आपको ड्राइव करूंगा तो उसके बाद समझाऊंगा। तो आवेश का क्वांटीकरण, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपको दिमाग में लेना है, Q = N। अब यहाँ पर Q क्या है, जो आवेश का परिमाण है
उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या हो गया, यही है मूल आवेश, जो फंडामेंटल चार्ज, उसके लिए अपन ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलोम। अब कूलोम क्या है, तो कूलोम चार्ज की एसआई यूनिट है, आवेश की एसआई इकाई है। अलग से आपको लिखाएं कि आवेश क्या है, इसका मात्रक क्या है, तो इसके एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, उसकी बात में जब कूलोम का नियम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, और एकांक आवेश यूनिट चार्ज के अपन डेफिनेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ कूलोम्स लॉ। कूलोम का नियम पढ़ोगे तो उसकी सहायता से एकांक आवेश की जब हम आपको परिभाषा समझाएंगे तो फिर इसको बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे कि यूनिट के बारे में, इसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है, सीजीएस यूनिट कितनी होती है, यूनिट के बारे में, मतलब इकाइयों के बारे में कक्षा 11 में मापन और पद्धति वाले अध्याय में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब चीज़ें 11th में निकाली हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार आपको निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, क्वांटिकरण का भी हमने इसका लॉ नहीं बोला, स्टेटमेंट, केवल एक फॉर्मूला देखो। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है, मैं नहीं रहता है कि हम कल भी आपको बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, तब भी मैंने एक ही बात बोली थी, फिर आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया था, तब भी यही बात बोली है। जो थ्योरिकल क्वेश्चन है उनको भी हमें मैथमेटिकल रूप देना है। वो जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हमें पहले फॉर्मूला को तैयार करना है कि फॉर्मूला है क्या दिमाग में। जैसे कक्षा 11 की बात करें, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े होंगे, जैसे समांतर अक्ष प्रमेय आपने पढ़ी, लंबवत अक्ष प्रमेय आपने पढ़ी, कूलोम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा। इनको हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, वो हम अब आपको जैसे ही कूलोम का नियम समझाएंगे तो डिटेल में ले जाएंगे, और फिर एक दो लेक्चर के बाद फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होना आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो मैं आ रहा था यहाँ पर Q इक्वल टू एन। अब Q क्या है, आवेश के परिमाण को हम ले रहे हैं, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और ई क्या हो गया, उसका जो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज हम ले रहे हैं, उसको यहाँ पर ई से डिनोट करेंगे। अब फंडामेंटल चार्ज होता क्या है, मूल आवेश है क्या, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो मुक्त आवेश है, फ्री चार्ज है, तो जैसे जो इसका मूल आवेश माना गया है, तो फंडामेंटल चार्ज माना गया है किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की मात्रा है, कम से कम मात्रा होती है, बिल्कुल लिस्ट जो उसमें क्वांटिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, न्यूनतम मान इसका इतना माना गया है, इतने कूलोम। अब यदि मान लो यही आवेश कहाँ है, प्रोटॉन पर है, यदि ये प्रोटॉन पर है तो क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे अपन, प्रोटॉन पर हुआ तो क्या होगा, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा। ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन पर देखें तो कितना आवेश हुआ, माइनस लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बात यदि आवेश संरक्षण की करें तो यदि देखो, अब यहाँ पर ये प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ, यदि दोनों का अलजेब्रिक सम देखें तो क्या निकल के आएगा, 0। यही हमने आपको यहाँ पर बताया था कि किसी पृथक स्रोत निकाय का जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। जैसे आपने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, उसमें क्या था, जो नाभिक था उसके केंद्रीय भाग में क्या होगा, समस्थभाग केंद्रित होता है। अब वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हुए और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश हुआ और इलेक्ट्रॉन पर धनावेश। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे प्रोटॉन पर धनावेश हुआ तो कितना हुआ, मान लो न्यूनतम आवेश ले लें, न्यूनतम चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको क्या लेंगे प्लस, क्योंकि प्रोटॉन को क्या होगा, धनावेश। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है उस पर कितना होगा, लीस्ट चार्ज होगा, सबसे कम, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको अभी हमने आपको आज की छड़ और रेशम के कपड़े के उदाहरण द्वारा भी समझाया था। तो इसको जो ये आपका मूल आवेश होगा, उस मूल आवेश का पूर्ण गुणज, किसी आवेश का परिमाण होगा, जो मुक्त आवेश होगा वो आवेश का परिमाण उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
यानी कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लो n इक्वल टू यहाँ पर हम लेंगे +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट। अब आपको यहाँ पर +-1/2 ले क्या +-3/2 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ही ले सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी +-0.5 ले लें या +-1.5 ले लें, ये नहीं लिए जाते, केवल हमें ये लेना। मूलावेश का क्या होगा? पूर्ण वर्ग होता है किसी जो आवेश होगा उसका परिमाण, यानी Q। तो यहाँ पर Q हो गया आवेश का परिमाण, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या हो गया? उसके जो मूल आवेश है उसका मान। ठीक, तो Q बराबर N एक फॉर्मूला बन गया। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बनते हैं, आवेश तो अपन को मालूम है कि 1.6×10⁻19 होता है। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहाँ पर होगी तो वहाँ ऋणावेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितनी कमी है? 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो उस पर आवेश कितना होगा? आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इस फॉर्मूले में देखें तो n बराबर हमने कितना लिया? 10 ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। E की मान कितना आ गया? अभी हम प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे, अपने आप 1.6×10⁻19। अब जैसे इस फॉर्मूले में हमने इसको रखा Q बराबर n में, तो 10×1.6×10⁻19, तो ये कितना आ जाएगा? 1.6×10⁻18। एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगी, तो कितने कूलम आवेश किस पर हो जाएगा? उस पदार्थ पर। अब क्वेश्चन क्या होता है कि किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो क्या बन गया? अब कमी है तो क्या हो जाएगा? धनावेश है। यदि उसने एक क्वेश्चन बदल के दे दिया है 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो कितना आवेश होगा? तो ये क्या हो जाएगा? अधिकता होगी तो धनावेश होगा। तो वो आवेश का प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, और कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? अब बात समझ में आ गई। इसको मैं फिर रब कर रहा हूँ। इसके बाद और सवाल आपको आते हैं यहाँ से, उनको भी मैं आपको बता दूँ। कर लें इसको। निश्चित ही देखो धीमे धीमे यदि हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेक्चर आपके लिए है, और चूंकि 11 से बिल्कुल हटके 12 की फिजिक्स है। अभी आपने चार्ज यानी आवेश क्या है, विद्युत क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बाद आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अब आप पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। अब जैसे जो अगला लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें जैसे आप कूलॉम के नियम पर जाओगे तो फिर आप देखना फिजिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी मिक्स भी है, और आपको चूंकि एक गैप हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से गैप आपको हुआ है, उस वजह से भी थोड़ा हो सकता है आप डिप्रेशन में, धीरे धीरे आप आगे बढ़े। मैं अभी छोटे छोटे टॉपिक ही यहाँ से बेसिक उठा रहा हूँ। तो अब बात आती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बात वही आती है, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस होगा, प्रोटॉन पर आवेश की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब यदि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कि एक कूलम आवेश यदि है और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये लगभग हर साल कभी कभार है कि रुक जाए, जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन आना यहाँ से 2 नंबर के, या भविष्य में आप जो IIT या नीट की एग्जाम देंगे, कंपटीशन का समय है, निश्चित ही इस तरह की अभी आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को डालें। तो मैंने क्या बोला कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कहाँ पर? 1 कूलम चार्ज पर। तो 1 कूलम क्या दे दिया उसने? Q दे दिया, 1 कूलम दे दिए। इसको सी से नोट करते हैं, डिटेल आपको बताई जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब ये कितना हो गया ये आपको पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को देखें Q = N, तो N = क्या आ जाएगा? यहाँ से देखना है अपन को, Q/E। तो Q कितना? 1 कूलम हुआ। ये कितना आ गया? 1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻80। अब यहाँ कूलॉम नहीं लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अब जो मल्टीपल क्वेश्चन में कूलॉम भी लिखा हो दे देगा, आपको ये भी लिखे हुए मिलेंगे जो फोर क्वेश्चन जो फोर आपको आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होते हैं, तो हमें ये विशेष देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। और कितना दिया उसने 1 कूलॉम, यानी 1 कूलॉम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, तो n को हमने यहाँ लाए, क्यू यहाँ रह गया, ई कहाँ पहुँच गया यहाँ पर। अब 1/1.6 इंटू 10⁻−19 ये आपने यहाँ पर लिखा हो। मैंने ये कहा कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसको हमें बिल्कुल इसको क्या करना है, जैसे ही आप जो नोट करते जाए, नोट आप बना रहे हो, जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उसको पॉज करके आप समझ सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको डाउट यदि कहीं भी समझ पे आ रहा है, दूसरा लेक्चर हो रहा है कंप्लीट, तो आप जो चैट बॉक्स आपको मिलेगा उसमें आप जो भी कंप्लेंट है, आपको जो भी डाउट है उस पर आप लिखें। तो कोशिश रहेगी कि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँ, अगला जो लेक्चर आपको दे, उसके पहले आपकी डाउट और जिज्ञासाओं को हम दूर कर सकें। क्योंकि ये सामने लाइव क्लास नहीं है, तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और देखें अब इसको मैं सॉल्व भी करता हूँ जिससे कि आप रटे नहीं। ये था 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसकी एक यदि हम यहाँ पर एक जीरो को ले जाएं तो इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ चूंकि 10 है 16 है, तो हमने क्या किया कि इसको भी हम ऊपर ले जाए, तो 10 इंटू 10⁻ क्या जाएगा, अब 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इससे यदि एक जीरो यहाँ ले लें तो क्या बन गया, ये 100/16 इंटू 10⁻80। यहाँ से एक कम कर लीजिए तो 19, तो क्या आ गई यहाँ पर, तो 10 एक जीरो कितना हो गया 100, तो 100 कितना हो गया 60 इंटू 10⁻18। देखो आप वहीं पहुँच रहे हैं। अब 100 में जब आप 16 से डिवाइडेशन करेंगे, भाग देंगे, तो ये निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये एक कूलॉम की बात हो गई। अब एक की जगह वो 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, अपन को उससे मतलब नहीं, हमें बेसिक पर जाना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें ये देखना है कि आखिर उसने दिया क्या। जो आपको मैं न्यूमेरिकल सर मोड़ूंगा, ये पेपर भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जिस साल आया है। अब वो 2 साल से जो आपका एनसीईआरटी कोर्स हुआ है, उसमें जो पेपर का पैटर्न पहले नहीं था, न्यूमेरिकल का ऑप्शन में न्यूमेरिकल, और बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जो आप कॉम्पिटिशन की सोच रखते हैं, आप में से लोग IIT हो या नहीं हो, बिना न्यूमेरिकल के आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी पास्ट में होता क्या था, न्यूमेरिकल आ गया, ऑप्शन में थ्योरिकल क्वेश्चन आ गया, तो हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं न्यूमेरिकल की तरफ नहीं भागते थे। तो थ्योरी तैयार कर ली, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, तो भविष्य में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देते थे तो फिर जब न्यूमेरिकल से सामना होता था तो एकदम से घबराते थे। जो मेरा मानना है, आप एक्स्ट्रा लोड हम आपको नहीं देंगे, आपको केवल अपने आप को टर्न आउट कैसे करना है न्यूमेरिकल का। जैसे मान लो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, Q = N। फर्स्ट फॉर्मूले आप देखिए, Q क्या है, आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, उसका मूल आवेश हम जो लेके चल रहे हैं उसका मान कितना बताया था आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक, क्लियर हो गए। अब कोई 2 नॉन वैल्यू देगा ज्ञात, एक अज्ञात दे देगा। यहाँ पर 2 क्या ज्ञात दे दी, एक Q यानी परिमाण दे दिया, एक कूलॉम आवेश, E अपन मालूम है, या तो वो ब्रैकेट में देगा, नहीं देगा तो आपको इसकी वैल्यू याद करना पड़ेगी। N हमें निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करना है। अब फॉर्मूला हमें पता है, Q = N, तो N क्या आ जाएगा, Q/E, Q की वैल्यू कर दी। अब जैसे 1 था, 1 की जगह मान लो वो 10 पूछता तो हम 10 कर देते, यहाँ 100 पूछता है यहाँ पर 100 कर देते। इसी तरह से ये वाला सवाल था कि एक किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 की जगह वो 20 दे सकता है, 50 दे सकता है, 100 दे सकता है, 200 दे सकता है, हमें माने जाना। हमें तुरंत दिमाग में ये लेना है कि उसने क्या दिया, उसको हम तुरंत नोट करें, दिया है ज्ञात क्या क्या है, अज्ञात यानी अननोन वैल्यू क्या है, उनको हम तुरंत नोट करें। और जैसे ही आप नोट करोगे आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा
और जैसे ही आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखें, उसको एक इस तरह से हाइलाइटर जो रहते हैं उनसे आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो। तो जैसे ही अपन नोट्स खोलेंगे पलटेंगे तो बार बार यहाँ पर निगाह जाएगी। और भी हम तरीके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि हमें इसको कैसे करना है। अब जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, उन्हीं को तो बहुत से टॉपिक हैं, क्योंकि अभी समय आपका काफ़ी गैप हो गया है लॉकडाउन में, तो कुछ चीज़ें आप बुक से आप पढ़ सकते हैं, और कभी आगे जब रिवीजन का टाइम मिलेगा तो उन चीज़ों पर भी फोकस करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बहुत सी चीज़ें, अभी योग्यता का नियम भी है एक। आप यदि अपन और भी डिटेल जाएँ तो छोटी छोटी चीज़ें प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अपन को। तो अब जो अगला टॉपिक में जो बात कर रहा हूँ वो हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है और आने वाले कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो उसको हम पढ़ना शुरू कर दें। अभी जो भी बुक्स आपके पास है उसको रीड करो, जैसे ही हम लेक्चर आपको अगला भेजेंगे तो निश्चित ही आपकी समझ